एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पे लड़की के पास एक चाबी होती है और लड़की के पास एक ताला होता है। और लड़के के पास जो ताला होता है ना वो काफी बड़ा होता है और शायद उसके अंदर कुछ होता भी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक लड़की के पास आता है जो खाना बना रहा था और काफी स्टाइल से खाना बना रहा होता है। और उसके बाद खाना पकने के बाद वो बाहर जाता है और बोलता है कि नाश्ता तैयार है। और तब हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो एक वियर्ड सा फेस लेके उसकी तरफ देख रहे होते हैं, कुछ तो जीभ भी हिला रहे होते हैं। मतलब ये खाना सच में टेस्टी बनाता होगा शायद, इसलिए वो इस तरह का रिएक्शन दे रहे होंगे। उसके बाद इन सब के लिए खाना लगता है और ये सब खाना खाने के बोलते हैं डिलीशियस, हमारे छोटे मास्टर जैसा कोई खाना बना ही नहीं सकता। और उसके बाद वही लड़का बोलता है कि तुम कितनी भी तारीफ कर लो लेकिन मैं कभी भी तुम्हारा याकुजा गैंग को कभी भी ज्वाइन नहीं करने वाला। मेरा भी एक सपना है, मैं एक बड़े से यूनिवर्सिटी से पास होकर आऊँगा और एक गवर्नमेंट जॉब करूँगा, बहुत ही तगड़ा वाला गवर्नमेंट जॉब करूँगा। और ये बातें सुन के ये सब बोलते हैं कि बिल्कुल सही बिल्कुल सही। और हम देखते हैं कि इसका जो आंखों से ना थोड़ा सा आंसू निकलना शुरू हो जाता है, मतलब इन लोगों ने इसको थोड़ा सा इमोशनल कर दिया होता है। उसके बाद याकुजा गैंग को बॉस को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं इसी लड़के का बाप होता है। और इस लड़के का नाम वो राकू बताता है और बताता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है आने वाले टाइम में। उसके बाद इसको स्कूल छोड़ने के लिए इसी के गैंग मेंबर आए होते हैं और क्योंकि ये सब गैंगस्टर होते हैं तो इसके आसपास भी कोई घूमना पसंद नहीं करता। और उसके साथ जब ये जा रहा होता है स्कूल के अंदर तब ये बोलता है कि एक नया गैंग भी अभी आ चुका है जिसने हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दी है, तो जरा सतर्क रहना कहीं तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम ना दे देगी। लेकिन ये लड़का बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसको वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये बोलता है क्या मुझे एक नॉर्मल जिंदगी नहीं मिल सकती बाकी लोगों की तरह? इतना ज़्यादा मैंने पढ़ाई किया सिर्फ एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए कि मैंने एक लड़की से कभी ठीक से अच्छी तरह से बात भी नहीं की, इसलिए आज तक मैं सिंगल घूम रहा हूँ। इतना सोचने के बाद वो अपने गले से एक लॉकेट निकालता है, उसको अपने उंगलियों में डालता है और बोलता है हाँ एक गर्लफ्रेंड तो थी मेरी। और उसके बाद वो उसी लॉकेट को घुमाते हुए आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो बहुत तेजी से दौड़ रही होती है और बोल रही थी पहले ही दिन में आज डिलीट हो जाने वाली हूँ। उसके बाद वो काफी तगड़ा सा जिम्नास्ट करती है और बहुत बड़ा वाला दीवार होता है उसको कूद के निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दीवार के इस पार राकू होता है जो उंगलियों से अपना चेन घुमा के निकल रहा था। लेकिन ये लड़की आती है और अपने दोनों घुटने इसके नाक के ऊपर दे मारती है और काफी जोरों का चोट लगता है इसको और ये उसके ऊपर गिर भी जाती है। उसके बाद ये लड़की उठती है, उसको बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे देरी हो रही है, आई एम सॉरी, और निकल जाती है। मतलब इतना जोर से मारने के बाद सिर्फ सॉरी बोली और निकल गई। और इस सब के बीच में उसका पेंडेंट भी कहीं पे गुम हो जाता है, हवा में उड़ रहा होता है तो कहीं पे गिरा ही होगा। उसके बाद राकू बोलता है कि क्या था ये सब। इसके बाद राकू स्कूल के अंदर पहुंचता है जहाँ पे एक लड़की बोलती है इच्ची जाओ तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इसका असली नाम इच्ची जाओ राकू होता है और इस लड़की का नाम ओनिदरा होता है जो बोलती है कि तुम्हारे नाक से तो बहुत ज्यादा खून आ रहा है। तो ये बोलते नहीं नहीं इतना भी कुछ ज्यादा नहीं। उसके बाद वो बताता है कि किस तरह से एक बेवकूफ लड़की ने इसका नाक फोड़ दिया। उसके बाद ओनिदरा एक बैंडेज निकाल के इसके नाक के ऊपर लगाती है क्योंकि उसको लगता है शायद इन्फेक्शन हो जाएगा और जहाँ पे बहुत ज्यादा शर्माता भी है। और इसके बाद इसका दिल एकदम गार्डन हो जाता है। इसके बाद ये सोच रहा था कि आज का दिन सबसे खराब दिन था, लेकिन उसके बावजूद भी ओनिदरा ने जो बैंड लगाया ना उसकी वजह से ये दिन इतना भी बुरा नहीं था। इसके बाद इचिजा का जो टीचर होता है ना वो किरीसाकी नाम की एक नई लड़की से इन सबको मिलवाती है, जहाँ पे वो नई लड़की बोलती है कि मैं जापान से नहीं हूँ, मैं अमेरिका से हूँ, मेरी मॉम जापानीज है, मेरा बाप अमेरिकन है, इसलिए मैं आधा जापानीज हूँ और मैं जापानीज अच्छी खासी बोल लेती हूँ, तो मेरे से बात करने के लिए प्लीज बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। इसके बाद हम इसका फेस देखते हैं और ये कोई और नहीं, ये वही लड़की होती है जिसने इच्चिजाओ का सुबह सुबह नाक फोड़ दिया था। और बाकी पूरा क्लास इसको देख के एक्साइटेड होता है, बाकी सब बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, ये तो एक मॉडल जैसी लग रही है, ऐसा वो चिल्लाने लगते हैं पीछे की तरफ से। उसके बाद टीचर इसको पीछे वाली सीट में बैठने के लिए बोल देते हैं जहाँ पे इसकी नजर पड़ जाती है राकू के ऊपर। राकू भी इसको देख लेता है और जैसा ही राकू इसको देखता है वो बोलता है तुम ही हो वो बदतमीज लड़की जिसने मेरा सुबह सुबह नाक फोड़ा था। तो बोलते कि इतना भी मत चिल्लाओ, मैंने तुमसे माफी मांग ली थी। तो बोलते क्या मतलब माफी मांग ली थी? मैं लगभग बेहोश होने वाला था, तुमने इतनी जोर से मुझे मारा और तुम सिर्फ एक माफी मांग रही हो मुझे से। तो ये लड़की बोलती है अच्छा तुम बेहोश होने वाले थे तो जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लो, शायद कम हो गया होगा। इसके बाद किरीसाकी बोलती है कि इतना भी ज्यादा मत चिल्लाओ, मैंने तुमसे माफी मांग ली थी, अब छोटे बच्चे की तरह रोना बंद कर दो। और जब इच्चिजाओ राकू ये सुनता है तो उसका दिमाग फट जाता है, वो इसको बोलता है चुप कर बंदरिया। उसके बाद किरीसाकी इसको एक थप्पड़ लगाती है बंदरिया बोलने की वजह से और राकू उड़ता हुआ जाता है और हवा के अंदर उड़ रहा होता है। बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये गैंगस्टर का बेटा होता है और इसको मारना इतना आसान तो था नहीं। और जो किरीसाकी होती है वो भी थोड़ा सा शर्मा जाती है। इसके बाद इन दोनों को एक साथ बिठा दिया जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लड़ रहे होते हैं इसलिए। इसके बाद इन दोनों के अंदर फिर से थोड़ी सी तू मैं होने लगती है और
राकू इसको फिर से बंदरिया बोलता है, जिसकी वजह से एक और थप्पड़ उससे खा लेता है। इसके बाद इचिजाओ राकू बोलता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा बदतमीज है, ये बिल्कुल भी ओनिदेरा जैसे नहीं है और ना ही उस लड़की की तरह जिससे मैं 10 साल पहले मिला था। इसके बाद इचिजाओ को याद आता है उसका जो पेंडेंट था वो तो उसके गले में है ही नहीं। जब किरिसाकी से वो टकराया था तब वो पेंडेंट कहीं पे गिर गया था और वो ढूंढना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और वो किरिसाकी के पास जाता है और बोलता है क्योंकि वो पेंडेंट तुम्हारी वजह से गिरा हुआ है, इसलिए तुम्हें उसको ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। तभी ओनिदेरा भी वहां पे आ जाती है और बोलती है कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये बताता है कि इसका कुछ इंपॉर्टेंट गिर चुका है, जिसका इकलौता कारण है किरिसाकी, और इसलिए किरिसाकी उसकी मदद करने वाली होती है। पहले तो किरिसाकी ना बोलती है, लेकिन जब ये जोर से बोलता है तो वो भी मान जाती है। इसके बाद किरिसाकी पूछती है कि वो लॉकेट देखने में कैसा था, और राकू बताता है कि वो एक ताला जैसा था। इसके बाद ओनिदेरा बोलती है अच्छा वो वाला, और ये बोलते क्या तुम्हें पता है कहाँ पे गिरा है? तो वो बोलती नहीं मैं बस ऐसे ही गलती से बोल दिया। उसके बाद किरिसाकी बोलती है अगर मैंने तुम्हारा पेंडेंट ढूंढ के दे दिया तो तुम वादा करोगे तुम मुझसे कभी बातें नहीं करोगे, और ये राजी भी हो जाता है। उसके बाद इसका जो टीचर होता है ना, इन दोनों को पेट हाउस के अंदर ढाल देता है, जहाँ पे इनको मिलकर काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनके अंदर दोस्ती शायद बढ़ जाए, लेकिन घंटा कुछ होता नहीं है ऐसा। इसके बाद हम किरिसाकी को देखते हैं, जिसको जापानीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता, और इसकी मदद के लिए अपना इचिजाओ अपना जापानीज का नोट इसको देने के लिए आता है और देता भी है। लेकिन ये लड़की बोलती है कि मैंने तुमसे मुझसे बात करने के लिए मना किया था और मुझे तुम्हारी कोई मदद की जरूरत है नहीं। और ये सब सुनने के बाद इचिजाओ अपने दिल के अंदर इसको बिच बुलाता है, यानी कि कुतिया बुलाता है। उसके बाद हम प्लेग्राउंड का सीन देखते हैं, जहाँ पे किरिसाकी अपना एक्सरसाइज कर रही होती है। राकू एक जगह पे बैठा होता है, उसका दोस्त उससे पूछता है क्या किरिसाकी और तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है? तुम दोनों ज्यादातर एक साथ ही रहते हो, तो क्या कुछ चल रहा है क्या तुम्हारा? किरिसाकी इतनी खूबसूरत है यार, तूने कैसे पटा लिया उसे? उसके बाद किरिसाकी एक बेहतरीन जिम्नास्ट परफॉर्म करती है, जिसको देख के सारी लड़कियां इस पे फिदा हो जाती है, लड़के भी फिदा हो जाते हैं और सब खुश हो जाते हैं। और तभी इचिजाओ बोलता है कि किरिसाकी और खूबसूरत गोरिल्ला की तरह ही तो लगती है वो। और ये बात है किरिसाकी सुन लेती है और उसको एक डंबल फेंक के मारती है। उसके बाद वो एक बड़ा सा टीन का डब्बा उठा के ले आती है उसके सर के ऊपर पटकने के लिए, लेकिन किसी तरह से ये बच जाता है उस सिचुएशन में। उसके बाद ये घर में आता है और बोलता है कि उस गोरिल्ला की वजह से मुझे आज चोट फिर से लग गई। और तभी उसके जो गैंग मेंबर्स है ना, वो बताते हैं कि इस बार 3 बार हो चुका है, अभी तक एक वीक के अंदर 3 बार दूसरी गैंग ने इनके ऊपर अटैक कर दिया है। उसके बाद ओनिदेरा और इचिजाओ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओनिदेरा इसको बैंडेड देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने उसकी मदद के लिए अपनी जापानीज नोट उसको दे दी। तो ये बोलते हैं अच्छा तो तुमने देखा? तो बोलते हैं हाँ मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ओनिदेरा से इसकी अपनी तारीफ सुनने के बाद इसका दिल गार्डन हो जाता है। उसके बाद ओनिदेरा इससे पूछती है कि तुमने वो पेंडेंट कहाँ से खरीदा था? और ये बोलता है कि मैंने उसे खरीदा नहीं था, मुझे किसी ने उसे दिया था। लगभग 10 साल पहले मुझे एक लड़की ने वो दिया था और मुझे प्रॉमिस किया था कि इसको हमेशा अपने साथ रखना, इसलिए मैं अपने साथ उसको रखता हूँ, लेकिन अचानक से अभी गुम हो चुका है। उसके बाद इचिजाओ को दिखाया जाता है जो अपना पेंडेंट ढूंढने के लिए उसी फील्ड के अंदर ढूंढ रहा था, और उसके साथ किरिसाकी भी होती है। और किरिसाकी बोलती है कि वो पेंडेंट हमें शायद कभी ना मिले, तो हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद इचिजाओ पूछता है कि तुम इस टाइम पे जापान क्यों आई? तो ये बताती है कि मेरे पेरेंट्स जो काम करते हैं ना, उसकी वजह से मुझे आना पड़ा। तो ये पूछता है कि क्या काम करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स? और ये बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इतना बोलने के बाद किरिसाकी वहां से चलने लगती है और इसको एक अजीब सी खुशबू आती है किरिसाकी के अंदर से, और ये बोलता है कि ये खुशबू इसको तो मैंने कहीं पे सूंघा है, ये खुशबू से तो मैं बहुत ज्यादा परिचित हूँ। उसके बाद यकुजा गैंग और इसके साथ एक और जो गैंग नया गैंग आया था ना, उन दोनों के अंदर फाइट दिखाया जाता है, जहाँ पे आराम से बैठा है और दोनों गैंग के लोग लड़ रहे होते हैं, साथ में बम भी फोड़ देते हैं एक जगह पे ये तो। उसके बाद इचिजाओ का सीन फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पे वो फिर से अपना पेंडेंट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किरिसाकी इसके पीछे आती है और बोलती कि मैं अब ये सब और नहीं कर सकती। तब इचिजाओ पूछता है कि क्या हुआ? तो वो बताती है कि क्लास में सबको ये लगता है कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ। उसके बाद किरिसाकी बोलती है तुम्हारे साथ डेट? कौन पागल होगा जो तुम्हारे साथ डेट करेगा? उसके बाद हम ओनिदेरा को देखते हैं जो मदद करने के लिए इसके पास आ रही होती है इसका पेंडेंट ढूंढने के लिए। उसके बाद किरिसाकी बोलती है कि एक पेंडेंट के लिए तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है, तुम रात में क्या टेडी बेड लेके सोते हो क्या? इतने लड़कियों की तरह क्यों बिहेव करते हो? तुम एक इतने बड़े हो चुके हो, उसके बाद भी तुम एक रोतड़ू बच्चे ही हो। इसके बाद किरिसाकी बोलती है कि जिसने भी तुम्हें ये पेंडेंट दिया वो तो तुम्हें कब से भूल चुकी होगी। और ये बात जब राकू सुनता है तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो बहुत जोरों से चिल्ला के बोलता है कि निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। और किरिसाकी भी वहां से
चली जाती है। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इचिजाओ फिर से वही पेंडा ढूंढने की कोशिश कर रहा था। किरीसाकी भी उसको ऑब्जर्व करती है और ओनोदेरा इसके पास आती है और बोलती है कि इचिजाओ तुमसे किरीसाकी कुछ बात करना चाहती है तो क्या तुम प्लीज मेरे साथ चलोगे, और ये हाँ बोलता है और उसके साथ चला जाता है। उसके बाद हम किरीसाकी को देखते हैं जिसके हाथ में कुछ तो होता है और उसको बहुत तेजी से इसकी तरफ फेंकता है और जब वो चीज इसको टकराती है तो ये 3 गुलाटी मार के पीछे गिर जाता है। वो चिल्ला के बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम, लेकिन अचानक से वो देखता है कि जो चीज इसने फेंक के मारी थी वो तो इसका लॉकेट होता है, वही पेंडेंट होता है, जिसकी वजह से ये एकदम शांत हो जाता है वहां पे। उसके बाद किरीसाकी भागते हुए चली जाती है और ओनोदेरा बताती है कि कल तुम जब चले गए थे उसके बाद किरीसाकी ने तुम्हारा पेंडेंट यहाँ पे आके ढूंढा और उसे वो मिल भी गया। और हम देखते हैं कि उस पेंडेंट के साथ एक छोटा सा लेटर भी होता है जहाँ पे लिखा होता है कि तुम्हारा पेंडेंट मैंने ढूंढ के दे दिया, तो अब से तुम मुझसे बात मत करना चितोगे, यानी कि इसका असली नाम चितोगे किरीसाकी होता है। उसके बाद इचिजाओ बोलता है वैसे किरीसाकी की बात में एक सच्चाई तो हो सकती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जिसने भी मुझे पेंडेंट दिया था वो मुझे भूल चुकी होगी, लेकिन तभी ओनोदेरा बोलती है कि नहीं, भले तुम 10 साल के छोटे छोटे बच्चे ही क्यों ना, लेकिन जैसे तुमने याद रखा है वैसा उस लड़की ने भी तुम्हें शायद याद रखा होगा, और अगर तुम यहाँ पे आके अपना प्रॉमिस तोड़ते हो तो उस लड़की को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, तो तुम्हें अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए। और इतना बोलने के बाद वो उससे माफ़ी मांगती बोलती है मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई, लेकिन इचिजाओ बोलता है कि नहीं, तुमने कुछ ज़्यादा नहीं बोला और थैंक यू, तुमने मुझे इतनी सारी बातें बताई जिसकी वजह से अब मुझे थोड़ा सा अच्छे लगने लगा है। उसके बाद इचिजाओ चला जाता है और ओनोदेरा बोलती कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैं फिर से आज भी नहीं बता पाई उसको वो जो चीज़ मुझे बतानी चाहिए थी, और तभी हम उसके हाथ में की देखते हैं, यानी कि 10 साल पहले ओनोदेरा ने ही ये चाबी उसको दी थी। उसके बाद इचिजाओ अपने घर के अंदर पहुंचता है जहां पे उसका बाप उसको बुलाता है और बोलता है कि तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी मुझे और टाइम हो चुका है उस बातों के लिए। और वो बताता है कि हमारी जो गैंग है वो एक नई गैंग के साथ हमेशा लड़ाई में लग रही है, और अगर ऐसा होता है बार बार होता है तो एक वार में ये कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको। मुझे मेरे एक दोस्त से पता लगा है कि हमारा जो अपोजिट गैंग है उसका जो बॉस है उसके बेटी भी तुम्हारी उम्र की है, तो क्यों ना तुम उसको डेट कर लो, जिसकी वजह से तुम्हारा प्यार देख के शायद हमारी जो गैंग के बीच में दो दुश्मनी है वो शायद खत्म हो जाए या फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाए। इसके बाद ये बोलता है कि पागल हो गए हो क्या, तो ये उसका बाप पूछता है कि अच्छा तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो बोलते नहीं, तो तुम्हें एक फेक लव ही तो करना है, इसमें तुम्हें इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तुम्हारे एक फेक लव की वजह से बहुत लोगों की जान बच सकती है और इसको ना चाहते हुए हाँ बोलना पड़ता है। इसके बाद ये उस लड़की को बुलाता है जिससे हमें पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं चितोगे किरीसाकी होती है, और जब ये चितोगे को देखता है तो इसको समझ में आ जाता है कि क्यों उसको एक खुशबू आ रही थी, और वो किसी और के नहीं, वो गन पाउडर की खुशबू थी। और इसका बाप बोलता है कि तुम्हें 3 साल तक अब से इसको ट्रीट करना पड़ेगा। इसके बाद इचिजाओ और किरीसाकी दोनों का चेहरा एक साथ दिखाया जाता है जो देखने लायक था, और इचिजाओ बोलता है क्या होगा मेरा वादा वो नेक इरादा, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। और सब्सक्राइब भी कर रखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और बेल का जो आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए।